नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन बालानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपके सामने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम योजना है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सत्र 2025 24-25 से सेमेस्टर प्रणाली आधारित पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है। यहाँ बीए जो हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, जो अंक योजना निर्धारित की गई है वो कुल जो पेपर है या सेमेस्टर फर्स्ट है वो 150 अंकों की योजना होगी। और इसके अंतर्गत जो आंतरिक मूल्यांकन है स्तर पर वो 3 अंकों का निर्धारित किया गया है और लिखित यानी मुख्य जो परीक्षा है वो 120 अंकों की होगी। और इस तरह कुल मिलाकर 150 का टोटल योग बनता है। जो परीक्षा की रूपरेखा है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम को आगे देखेंगे क्या क्या सिलेबस में निर्धारित किया गया है। यहाँ पे एक पाठ्यक्रम में जो निश्चित 5 इकाइयाँ निर्धारित की गई हैं। साफ लिखा है इसमें कि प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। खंड ए 20 अंक में होंगे, जिनमें प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न होंगे, यानी कुल 5 इकाइयाँ होंगी। और खंड ए जो निर्धारित किया गया है उसमें 20 अंक हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का 10 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ए इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि 1 से 5 तक के प्रश्न बहुविकल्प वाले होंगे और जबकि 6 से 10 प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में। इस खंड में उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि 1 से 5 तक जो प्रश्न योजना है वो बहुविकल्पीय यानी विकल्प के रूप में होगी। 6 से 10 जो प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे। और एक बात इसमें ये लिखिए कि इस खंड के जो प्रश्न हैं वो 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। हो सकता है कि कई बार एक पंक्ति का प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब खंड बी की बात करते हैं, या खंड ब होगा, वो 40 अंक का होगा। इसमें 40 अंक को इस रूप में विभाजित किया गया है कि 5 प्रश्न होंगे और आंतरिक विकल्प के साथ प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्नों का चयन किया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न है 8 अंक का होगा। परीक्षार्थी को सभी 5 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। इस खंड के उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी खंड बी में जो प्रश्न योजना रखी गई है वो आंतरिक विकल्प के साथ होगी, जबकि खंड ए में आंतरिक विकल्प नहीं था, सभी प्रश्न अनिवार्य करने थे। यहाँ 40 नंबर का अंकों का खंड बी रखा गया है, ब रखा गया है और 5 प्रश्न होंगे और आंतरिक विकल्प है तो इसका मतलब 10 प्रश्न होंगे। आपको 10 में से चयन करते हुए 5 प्रश्न करने हैं और यहाँ शब्दों की सीमा 150 शब्द है और प्रति प्रश्न है 8 अंक का होगा। कुल मिलाकर ये खंड ब है 40 अंक का निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में खंड स 60 अंक का है और इस 60 अंक में 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। परीक्षार्थी को उपलब्ध 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का चयन कर उत्तर देना होगा। इस खंड के उत्तर 500 शब्दों से अधिक होने चाहिए। खंड सी या खंड स को समझने है तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि बड़े क्वेश्चन हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, जो 3 प्रश्न आपको करने होंगे। कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्न होंगे और जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। यानी
जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 20 अंक का निर्धारित किया गया है और 500 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसको 3 रूपों भागों में बांटा गया है, अ, ब, स। आगे चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम की जो संरचना है वो सेमेस्टर फर्स्ट के रूप में बीए हिंदी के नाम से आई है। बीए हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट, और पाठ्यक्रम का ये कोड दिया गया है, पाठ्यक्रम का प्रकार दिया गया है, सेमेस्टर फर्स्ट है। सबसे मुख्य बात इसमें है पाठ्यक्रम का शीर्षक, यानी जो पेपर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है, उसका जो नामकरण दिया गया है वो प्राचीन काव्य दिया गया है। और प्राचीन काव्य में यहाँ आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य लिया गया है। आदिकाल को पूरा समाहित किया गया है और भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का दूसरा काल है, भक्ति काल, उसमें सगुण और निर्गुण 2 काव्य धाराएं हैं। तो यहाँ पे निर्गुण काव्य धारा को निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम का जो कुल क्रेडिट है वो 6 क्रेडिट में विभाजित किया गया है और इसमें सेमेस्टर फर्स्ट है, उसमें पेपर का नाम आ गया है प्राचीन काव्य, आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य। आगे बढ़ते हैं। ये बात हो चुकी है, लिखित मूल्यांकन 120 नंबर का रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज पर महाविद्यालय स्तर पे रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर 150 अंक का जो सेमेस्टर फर्स्ट है वो है। यहाँ पे पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि हिंदी साहित्य लिया है तो हिंदी साहित्य में आदिकाल और भक्ति काल की निर्गुण धारा को समाहित किया है, तो इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना, उनके अंदर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं का विकास करना, ये जानकारी है। परिणाम के रूप में यहाँ बताया गया है कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृष्टि साहित्य की समझ विकसित होगी और वैदिक काल से भक्ति काल यानी निर्गुण काव्य तक जो साहित्य लिखा है उनकी काव्य भाषा के बारे में जानकारी होगी और बच्चों में ज्ञान का विस्तार होगा। अब मूल जो बात है वो है कि पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में है। तो पहली जो इकाई है उसमें हम बात कर लेते हैं। पहली इकाई के रूप में भारतीय साहित्य परंपरा टॉपिक रखा गया है। पहला बिंदु है भारतीय साहित्य परंपरा, और भारतीय साहित्य परंपरा में वैदिक साहित्य, प्राकृत, पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश एवं तमिल साहित्य का संक्षिप्त परिचय है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारतीय साहित्य की जो शुरुआत होती है परंपरा, यानी उसमें वैदिक साहित्य जो वेद लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत के रूप में लिखे गए हैं। उसके बाद लौकिक संस्कृत का भी प्रभाव पड़ता है, प्राकृत, पाली, इस तरह भाषाओं का विकास क्रम होता हुआ अपभ्रंश और दक्षिणी भारत से तमिल साहित्य का संक्षिप्त परिचय इसमें रखा गया है। इसी इकाई के अंतर्गत दूसरा जो मुख्य विषय है, बिंदु है, वो साहित्य का इतिहास दर्शन के रूप में है। इसके अंतर्गत जो हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य के जो इतिहास लिखे गए हैं उनकी परंपरा किस रूप में सामने आती है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंदर क्या क्या समस्याएं आई थी उसके बारे में। जब आगे की क्लास होगी उसमें इन पर विस्तार से चर्चा कर ली जाएगी। यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक बार जो विद्यालय शिक्षा से महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश करने वाले बच्चे हैं उनको सिलेबस के बारे में जानकारी अवगत कराना। अब बात आती है इकाई 2। इकाई 2 में आदिकाल नाम से बिंदु रखा गया है और आदिकाल जो हिंदी साहित्य के 4 काल हैं उसमें आदिकाल प्रथम काल के रूप में है। तो आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया, आदिकालीन परिस्थितियां किस प्रकार की थी, उस समय जो राजनीति है वो किस प्रकार चल रही थी, धर्म के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वो जो परिस्थितियां हैं यहाँ उनका उल्लेख होगा। सीमांकन यानी आदिकाल को
किस सीमा के अंदर निर्धारित किया गया है। वैसे तो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल को लिया गया है, पर अलग अलग विद्वानों ने इसका प्रारंभ अलग अलग रूप में दिखाया है। फिर प्रमुख जो कवि हैं आदिकालीन, उनका परिचय है, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, और फिर आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रवृत्तियां, नामकरण और आदिकाल के प्रमुख कवि और उपलब्धियां कि साहित्य के क्षेत्र में आदिकाल में क्या क्या उपलब्धियां थी। इसी क्रम में भक्ति काल का यहाँ सामान्य परिचय के रूप में परिस्थितियां ली हैं। जिस प्रकार आदिकालीन परिस्थितियां थी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैसे ही भक्ति काल में भी भक्ति काल का जो उद्भव होता है तो उसमें जो किन किन परिस्थितियां का यहाँ उल्लेख आया उसमें मुख्य रूप से वही है। इसका भक्ति काल का दार्शनिक आधार कि भक्ति का स्वरूप किस रूप में सामने आता है, वर्गीकरण किया गया है, प्रवृत्तियां किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कि संपूर्ण भारत में जो भक्ति आंदोलन है चला उसके स्वरूप के बारे में जानकारी है। तो प्रत्येक इकाई में दो दो विषय लिए गए हैं, दो दो बिंदु लिए गए हैं और वहीं से प्रश्नों की रूपरेखा बनेगी। अब बात करते हैं इकाई 3 जो भक्ति काल के निर्गुण शाखा से है, क्योंकि जो सेमेस्टर फर्स्ट है वो आदिकाल निर्गुण भक्ति काव्य के रूप में बांटा गया है। तो सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत तीसरी इकाई में जो भक्ति काल की निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा के दो भाग हैं। निर्गुण शाखा दो भागों में, एक तो संत काव्य धारा के रूप में, एक सूफी काव्य धारा के रूप में। तो संत काव्य धारा जिसको ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना है कि संत काव्य का उद्भव कैसे हुआ, प्रमुख संत कवि कौन से हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, वैशिष्ट यानी उनकी विशेषताएं, उनके काव्य में प्रवृत्तियां। इसी क्रम में निर्गुण काव्य का दूसरा जो रूप है प्रेमाख्यान, इसको हम दूसरे नाम से सूफी काव्य धारा भी कह सकते हैं। इनका उद्गम स्रोत कि सूफी काव्य का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी परंपरा, इसके प्रमुख कवि एवं रचनाएं, वैशिष्ट प्रवृत्तियां यानी इनकी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं। इकाई 4 में व्याख्या खंड निर्धारित किए गए हैं जो आदिकाल है और भक्ति काल, उसमें व्याख्या खंड निर्धारित किए गए हैं। जो पहला है पृथ्वीराज रासव के नाम से, यानी पृथ्वीराज रासव, इसके संपादक प्रोफेसर माता प्रसाद गुप्त हैं। इसमें जो प्रसंग उठाया गया है पद्मावती समय के रूप में उठाया गया है। यहाँ मनोहकला शशि बान कला 1600 बनिए, ये कुटिल केश सुदेश पोह पर चित पिक सद शोधी झुक्ति को कंत कियो तब चित चहो दिसी प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिसी कग्गर दिन्नु। यहाँ पे ये व्याख्या खंड हैं अलग अलग, इनके बारे में जब आगे क्लास होगी तो विस्तार से बता दिया जाएगा। अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासो में पद्मावती समय से व्याख्याखंड उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ढोला मारवा दुहा, दूसरा इसमें जो व्याख्याखंड उठाया गया है ये भी आदिकाल से है, ढोला मारवा दुहा। इसके संपादक नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकर्ण पारीक, राम सिंह। और ढोला मारवा दुहा जो एक राजस्थानी काव्य है जो प्रेम काव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें जो पहला शीर्षक है मरुधर परिचय के नाम से उठाया गया है। ये अलग अलग देश विरंगो ढोलना दुखी हुआ इया आई करहा देश सुहावना जे मुंह सासरवाड़ी, ये प्रसंग है, ये व्याख्या खंड है, ये उठाए गए हैं मूल प्रसंग। जब इन पे अलग से कक्षा शुरू हो जाएगी। तीसरा इसमें भनई विद्यापति और संपादक कृष्ण मोहन झा, विद्यापति पदावली से ये प्रसंग उठाया गया है। भनई का अर्थ होता है कहना। विद्यापति पदावली जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो भक्ति, श्रृंगार और प्रेम का काव्य विद्यापति ने लिखा है, वो व्याख्याखंड यहाँ इसमें लगाया गया है। अगले क्रम में आदिकाल से ही है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसके संपादक भोलानाथ तिवारी हैं
अमीर खुसरो के दोहे हैं, अपनी छवि बनाए के आसाजन मोरे नैनन में खुसरो रैन सुहाग की गोरी सोवे सेज पर खुसरो दरिया प्रेम का। तो ये भी अमीर खुसरो का जो एक दोहे है काव्य के रूप में, वो यहाँ लगाए गए हैं। मुकरियाँ हैं अमीर खुसरो की, गीत लगाए गए हैं। और इसके बाद आती है इकाई 5। इकाई 5 में जो भक्ति काल की निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा के अंतर्गत संत काव्य धारा है, उसके प्रमुख कवि हैं कबीर। कबीर ग्रंथावली से ये शुरुआत की गई है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, दुल्हनी गाँव मंगलचार, और इसके बाद बहुत दिनन में थे मैं प्रीतम पाए। ये कबीर ग्रंथावली से अलग अलग व्याख्या खंड, उनकी प्रथम पंक्तियां यहाँ दे रखी हैं, लिए गए हैं। इसके आगे साखियां हैं, कबीर के काव्य से ही साखियां हैं। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेला मारी, सतगुरु साचा सूरी में ताते लोही लुहार। इन साखियों के माध्यम से भी उपदेश दिया गया है। और संत काव्य धारा के पश्चात दूसरा जो निर्गुण शाखा का पक्ष है वो सूफी काव्य धारा है। उसमें जो उसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, और इस यहाँ जो लगाया गया है जायसी, उसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। सिंगल द्वीप वर्णन खंड लगाया गया है, इसमें 7 द्वीपों का वर्णन है। सिंगल द्वीप कथा अब गाओ मानसरोदक वर्णों कहा। तो यहाँ जायसी द्वारा जो सिंगल द्वीप वर्णन खंड है, उसको यहाँ इस पाठ्यक्रम में सेमेस्टर फर्स्ट में लगाया गया है। और फिर यहाँ उन्हें जो निर्गुण शाखा की संत काव्य धारा है, उनकी रचना जो सुंदर दास हैं, सुंदर ग्रंथावली के रूप में, इसके संपादक पुरोहित श्री हरि नारायण जी शर्मा है। इनकी यहाँ रचना लगाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। संत काव्य धारा में ही रैदास बानी, इसके संपादक सुखदेव बिहारी हैं। इनकी रचना लगाई गई, भाई रे भरम भक्ति सुजानी अब कैसे छुटे राम रट लागी। सूरदास एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जो संत काव्य के, उनकी रचना यहाँ व्याख्या खंड के रूप में स्वीकृत की गई है। अब जो यहाँ इस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के पश्चात कुछ संदर्भ ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। जो विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकों ग्रंथों की आवश्यकता होती है। तो संदर्भ ग्रंथ के रूप में यहाँ जो उल्लेख किया गया है, मैं उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। भारतीय साहित्य का समेकित इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है, भारतीय साहित्य मूलचंद गौतम, और इस तरह ये अलग अलग दिए। भारतीय साहित्य राम बिलक्ष्मी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का जो विद्यार्थी है उसके पास ये ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। इसके आगे जो आ रहा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य जगप्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। इसी प्रकार हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, रासो ग्रंथों के बारे में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की है, आदिकालीन साहित्य का है, संत काव्य का है, भक्ति आंदोलन भक्ति काव्य शिव कुमार मिश्र की पुस्तक है, और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, बहुत सारे ग्रंथ दिए गए हैं। जो मुख्य हैं इसमें वो जो अलग अलग काव्य हैं, सूफी काव्य पर हैं। हिंदी सूफी काव्य की भूमिका रामपूजन तिवारी, और कबीर पर आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ 21 ग्रंथ दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो एक हिंदी का विद्यार्थी है, उसके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक या ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। और एक डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, इनके बिना तो जो साहित्य का जो निर्धारण है वो नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे जो हिंदी साहित्य का सेमेस्टर फर्स्ट है, बीए फर्स्ट, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।